अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र करनी हो या उसमें जितने भी राइट्स इन्वॉल्व है उसे रिलिंक्विश करना हो तो लॉ में ऐसे कई प्रोविजंस दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। जो स्क्रीन पे आपको लीगल डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इन सबके प्रोविजंस लॉ में प्रोवाइडेड है, प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी इनका जो मीनिंग है एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है, सेपरेट है। इनकी जो लीगैलिटी है, वैलिडिटी है लॉ में, वो एंटायरली सेपरेट है। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे रिलिंक्विशमेंट डीड के बारे में। रिलिंक्विशमेंट डीड जो है वो एग्जीक्यूट क्यों किया जाता है और इसके पीछे कितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर रिलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट किया है तो क्या उसे रजिस्टर करना नेसेसरी है, कंपलसरी है? अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्या करें? अगर रजिस्टर करना हो तो ये कहाँ किया जाए, रजिस्ट्रेशन जो है वो कहाँ किया जाए? लेकिन अगर जो एग्जीक्यूटर है रिलिंक्विशमेंट डीड में वो अगर आउटसाइड इंडिया रिसाइड करता है और प्रॉपर्टी इंडिया की है तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी किसी एक स्टेट में है और जो एग्जीक्यूटर है वो किसी दूसरे स्टेट में रिसाइड करता है तो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिलिंक्विशमेंट डीड के रजिस्ट्रेशन पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि रिलिंक्विशमेंट का मीनिंग क्या होता है। रिलिंक्विशमेंट यानी टू गिव अप करना, लेट गो करना, सरेंडर करना या रिलीज करना। यहाँ हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जो भी प्रॉपर्टी है जिसमें आपके राइट्स इन्वॉल्व रहते हैं, उन राइट्स को अगर आपको किसी और के फेवर में लेट गो करना है, रिलीज करना है या गिव अप करना है तो उसे हम कहेंगे रिलिंक्विशमेंट। अब ये रिलिंक्विशमेंट यानी ऐसा रिनाउंसिएशन राइट्स का ये हम अनाउंस कैसे करेंगे? सो ऑब्वियसली एक लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसे हम कहेंगे रिलिंक्विशमेंट डीड, जिसमें आप ये मेंशन करोगे कि आप अभी से उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपके जितने भी राइट्स है उस प्रॉपर्टी को लेके उसे आप अभी रिलिंक्विश कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो या सरेंडर कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिलिंक्विशमेंट डीड में कि जो रिलिंक्विशमेंट डीड है उसमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। लेट्स फाइंड आउट द एंटायर मीनिंग ऑफ दिस डीड थ्रू अ स्टोरी। जो स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्टी दिख रही है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के ओनर है मिस्टर ओल्ड। मिस्टर ओल्ड बहुत ही ओल्ड है और इसीलिए उनकी डेथ हो गई। लेकिन मिस्टर ओल्ड के दो वारिस थे, दो लीगल एयर्स थे जो कि अब इस प्रॉपर्टी के को ओनर्स है थ्रू इनहेरिटेंस। जो लीगल एयर्स है उनका नाम है, एक का नाम है बॉय, दूसरे का नाम है गर्ल, और दोनों ही बॉय और गर्ल लीगल एयर्स हैं और इस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं। अब से जो ये प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन जो बॉय है उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी में, ओनरशिप में, राइट्स में इस प्रॉपर्टी को लेकर, और इसीलिए वो अपने राइट्स जो है वो रिलिंक्विश करना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं इन फेवर ऑफ गर्ल। इस रिलिंक्विशमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बॉय और गर्ल जो कि लीगल एयर्स है, को ओनर्स है उस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच में एक रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट होती है। और इस रिलिंक्विशमेंट डीड के अंदर यही लिखा जाता है कि जो बॉय है वो एग्जीक्यूटर है, वो रिलीजर है, वो रिलिंक्विश करना चाहते हैं अपने राइट्स इन फेवर ऑफ गर्ल, और यहाँ पे जो गर्ल है उसे हम रिलीज ही बोलेंगे या तो बेनिफिशरी बोलेंगे, जिनके फेवर में ये सारे राइट्स जो है वो अब ट्रांसफ़र होने वाले हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, रिलिंक्विशमेंट का मीनिंग होता है लेट गो करना या गिव अप करना अपने राइट्स को। अब यहाँ पे स्क्रीन पे 5 लीगल एयर्स है, एक्स, ए, बी, सी और डी। ये जितने भी लीगल एयर्स है ये को ओनर्स है एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के। लेकिन जो एक्स है उसे अपने राइट्स को रिलिंक्विश करना है, लेकिन रिलिंक्विश उसे सिर्फ एक ही पर्सन के फेवर में करना है और वो है बी। सो इस केस में रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होगा। अब रिलिंक्विशमेंट का मीनिंग होता है अपने राइट्स को गिव अप करना या लेट गो करना किसी और के फेवर में। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो टाइटल है उस प्रॉपर्टी का वो किसी और के नाम पे कर रहे हो, यानी जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के नाम पे कर रहे हो। रिलिंक्विशमेंट करना मतलब जितने भी राइट्स है अगर आप उसे गिव अप कर रहे हो या लेट गो कर रहे हो तो जितने भी को ओनर्स है उस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में उनका जो शेयर ऑफ राइट्स है वो, उसका जो स्कोप है वो एनलार्ज हो जाता है। तो इस केस में भी वही होगा। अगर एक्स को एक रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट करनी है यानी अपने राइट्स को रिलिंक्विश करना है तो उसमें जितने भी बेनिफिशियरीज रहेंगे वो बाकी सारे को ओनर्स इन्वॉल्व रहेंगे उस डीड के अंदर। ये तो एक बेसिक मीनिंग हुआ रिलिंक्विशमेंट डीड का। अब रिलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट हो चुका है, क्या उसे रजिस्टर करना जरूरी है? यस, उसे रजिस्टर करना जरूरी है। और जो प्रॉपर्टी जिस जगह पे लोकेटेड रहेगी वहां के जो नियरेस्ट सब रजिस्ट्रार रहेंगे वहां पे इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा।
अब यहाँ पे कई सवाल उठते हैं कि कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर यानी द रिलीजर, जो अपने राइट्स को रिलीज कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रेजेंट होने ज़रूरी है। और जो पर्सन, जो बेनिफिशियरी है, जो रिलीजी है, उन्हें भी प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि समझो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो तो मुंबई में लोकेटेड है, लेकिन जो पर्सन एग्जीक्यूटर है, जो अपने राइट्स को रेलिंक्विश कर रहा है, वो जयपुर में लोकेटेड है। तब रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? सेकेंड सिचुएशन, अगर प्रॉपर्टी मुंबई में लोकेटेड है लेकिन जो एग्जीक्यूटर है वो इंडिया के बाहर रिसाइड करता है, आउट ऑफ इंडिया रिसाइड करता है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए? इन सारे केसेस के अंदर लॉ में एक प्रोविजन दिया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 33 में। पावर ऑफ अटर्नी का एक प्रोविजन दिया गया है। पावर ऑफ अटर्नी यानी एक पर्सन को ऑथराइज करना या उसे पावर देना कि वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर सके किसी भी एक ऑफिस में। तो इस केस में भी जो एग्जीक्यूटर है वो एक पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट करेगा और ऑथराइज करेगा उसे, उसके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को, कि वो उनके बिहाफ पर जाके जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन करे, जो रेलिंक्विशमेंट डीड है उसका रजिस्ट्रेशन करे। इस केस में जो पावर ऑफ अटर्नी है वो जयपुर में बनाई जाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूटर जो है वो जयपुर में रिसाइड करता है। जिस लोकेलिटी में एग्जीक्यूटर रिसाइड करता है वहाँ का नियरेस्ट सब रजिस्ट्रार के सामने ये पावर ऑफ अटर्नी जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर होगा। और अब ये जो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी है ये एप्लीकेबल रहेगी मुंबई के सब रजिस्ट्रार के सामने रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर करने के लिए। और वो रजिस्टर कौन करेगा? जो एग्जीक्यूटर का एजेंट है, जिसे पावर दिया गया है रजिस्टर करने के लिए रेलिंक्विशमेंट डीड, उसके हाथों रजिस्टर होगा मुंबई के सब रजिस्ट्रार के सामने। एग्जीक्यूटर जिस कंट्री में रिसाइड करता है उस कंट्री में पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की जाएगी और उस कंट्री के किसी भी नोटरी पब्लिक, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल, कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट के सामने उस पावर ऑफ अटर्नी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अब जो ये पावर ऑफ अटर्नी है वो मुंबई में सेंड की जाएगी और आगे का रेलिंक्विशमेंट डीड के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये तो बात हुई पावर ऑफ अटर्नी की। क्वेश्चन ये उठता है कि कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करना? यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू रजिस्टर द रेलिंक्विशमेंट डीड, क्योंकि जो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल रहता है एज एविडेंस। और समझो एक रेलिंक्विशमेंट डीड को एग्जीक्यूट किया गया हो और वो अनरजिस्टर्ड है, उसे रजिस्टर नहीं किया गया हो, और अगर कल को फैमिली के बीच में डिस्प्यूट उठता है तो जो अनरजिस्टर्ड रेलिंक्विशमेंट डीड रहेगी वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रहेगी, और अगर रजिस्टर किया गया हो तो वो वेरी मच एडमिसिबल रहेगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसीलिए रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट होता है। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी के जो रेट्स है वो हर स्टेट में अलग अलग है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे रेलिंक्विशमेंट डीड को रजिस्टर करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी 500 है। अर्लियर इट वाज 200 बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 500। और ये जितने भी स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स हैं वो अमेंड होते रहते हैं। जो रेलिंक्विशमेंट डीड है वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे एग्जीक्यूट की जाएगी, नोटराइज की जाएगी, और अब जो नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट है वो सब रजिस्ट्रार के सामने जाके लाया जाएगा और रजिस्टर किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रेलिंक्विशमेंट डीड। ऐसे कई लीगल कॉन्सेप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेके हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे इन नियर फ्यूचर। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो लीगल इफ यू फाउंड इट यूजफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।